हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए 5th सेम के लिए लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो देखिए, लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं? जो टू सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। ये कोई फ्रेज भी हो सकता है या फिर कोई वर्ड भी हो सकता है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उनमें कनेक्टिविटी बनाता है। तो देखिए, ये हम बीए 5th सेम के लिए तो कर रहे हैं, साथ में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उनमें भी ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, उनमें से हमें फिल करना होता है जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, इनमें हम 15 वर्ड्स करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है हमारे पास वो है नो सुनर। तो देखिए, नो सुनर ऐसा वर्ड है जिसके साथ कॉम्बिनेशन में हमें देन मिलता है। तो देखिए, जब हमारे पास फिलअप होगा तो उस सेंटेंस के अंदर हमें देन भी देखने को मिलेगा, और हमें ब्रैकेट डाल के 2 या 3 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिनमें से सुनर भी एक क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो जहां आपको देन दिखाई दे, ये देन दिखाई दे, तो वहां पर आपको फिलअप में क्या फिल करना है? नो सुनर को फिल करना है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हमारे पास फिलअप दिया होता है। मान लीजिए यह सेंटेंस है, एग्जाम्पल दिया है मैंने, यहाँ पर फिलअप मिलेगा आपको, ये नहीं लिखा होगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, इजेमार, वोजबर, हैज, हैव, हैड। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमार, वोजबर एंड हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो हैड क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या होगा? फिलअप, फिर हमें मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मिलेगा कोई भी सब्जेक्ट, और फिर मिलेगी मेन वर्ब, और उसके बाद हमें मिलेगा देन। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फिलअप है, और फिर ये हमारी क्या है? HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फिर है हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, उसके बाद है द वस, उसके बाद है हमारे पास लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? लीव की सेकंड फॉर्म है, ये है हमारी मेन वर्ब। उसके बाद हमारे पास मिलेगा देन। तो लेफ्ट द बस स्टैंड देन, और देन के बाद क्या मिलेगा हमें? हमारा सेंटेंस मिलेगा। तो देखिए, जहां भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले तो हमें क्या लगाना है? वहां पर देन देखते ही क्या लगा देना है? नो सुनर। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। आपको देखिए ऐसे ट्रिक्स मिलेगी जिनसे आप इनको आंख बंद करके यूज कर पाएंगे। सेकंड देखिए, तो देखिए सेकंड है हमारे पास इनफ। इनफ का मीनिंग क्या होता है? इनफ होता है पर्याप्त, यानी कि जितना हमें चाहिए उतना है, यानी कि पर्याप्त है। तो देखिए, इसका मीन्स देखते हैं हम क्या होता है। इट मीन्स सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त। यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। देखिए, हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं वही एडजेक्टिव होता है वैसे तो ये। तो देखिए, ये होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। मान लीजिए मैं बात करती हूँ नाउन में, राम एक लड़का है, तो राम की जो विशेषता बताने वाला वर्ड होगा, अगर मैं कहती हूँ राम इज अ काइंड मैन, राम इज ए काइंड मैन, तो यहाँ पर देखिए राम की विशेषता क्या है? कि वो काइंड है। तो इस तरह से काइंड वर्ड क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव विशेषण हुआ। जब आपको एडजेक्टिव दिखाई देगा तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है? इनफ का, और ये एडजेक्टिव के बाद ही यूज होगा। देखिए एग्जाम्पल, दिस मिरर इज क्लीन इनफ टू सी फ्रॉम फार। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? नाउन है हमारा मिरर, शीशा होता है जो दर्पण होता है। तो मिरर क्या है हमारा? नाउन। अब नाउन की विशेषता क्या है? कि वो क्लीन है। अब कितना क्लीन? इनफ। इनफ क्लीन है, पर्याप्त है। तो क्या होगा? जब एक एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, किसकी विशेषता होगी? वो मिरर की। तो मिरर की विशेषता क्या है? कि वो क्लीन इनफ, कि पर्याप्त क्लीन है वो। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए एग्जाम में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा?
काइंड हो सकता है, तो काइंड के बाद हमें फिलअप दिया जाएगा। तो ऐसे विशेषण देखने हैं, हमें जो विशेषता बताएंगे। मिरर की विशेषता क्या है? क्लीन। और क्लीन की विशेषता क्या बता रहा है? इनफ। इनफ क्या होता है? इनफ देखिए वैसे एक एडवर्ब है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ क्लीन क्या है? मिरर की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? क्लीन है। अब इस क्लीन को क्या कर रहा है? इनफ है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इनफ हमारा क्या है? एडवर्ब है एक। अब देखिए क्लीन इनफ, काइंड इनफ, गुड इनफ, तो ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो इनफ की जगह हमें फिलअप मिलेगा। जब भी आपको यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन मिले और उसके बारे में कुछ कहा गया हो और साथ में हमें फिलअप दिया हो तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनफ लगेगा। थर्ड है हमारे पास बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है अर्लियर, यानी कि पहले। पहले या तो स्थान पर पहले हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ में पहले नंबर पर हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, ही वॉज द फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ दिस होटल, कि वो इस होटल में आने वाला फ्रीक्वेंट विजिटर है, यानी कि वो बहुत बार यहाँ पर आता रहता है। इस होटल में आता रहता था, इस होटल में वॉज लगा है तो क्या हो गया? ये था। बिफोर हिज मैरिज, कब आता था? अपनी मैरिज से पहले। बिफोर का मीनिंग क्या हुआ? पहले, कि वो शादी से पहले, अपनी शादी से पहले क्या था? वो इस होटल में आने वाला फ्रीक्वेंट विजिटर था, यानी कि वो हमेशा इस होटल में आया करता था अपनी शादी से पहले, अब नहीं आता। तो बिफोर क्या होता है? पहले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए उसके बाद है फोर्थ आफ्टर। अभी बिफोर देखा, बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? बाद में, लेटर टाइम। लेटर टाइम मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स लेटर टाइम, यानी कि बाद में। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, वी विल गो टू सी मूवी। उसके बाद फिलअप दिया होगा और आपको ब्रैकेट में मिल जाएंगे, जैसे कि नो सूनर मिल गया, आफ्टर मिल गया, सुन मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? आफ्टर लगाओगे। वी विल गो टू सी मूवी आफ्टर लंच, कि हम लंच के बाद। आफ्टर क्या होता है? बाद में, कि हम लंच के बाद में क्या देखने जाएंगे? मूवी देखने जाएंगे। फिफ्थ है हमारे पास दो। ये बहुत आते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए दो है, दो के साथ आपको येट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको येट दिया जाए आपके सेंटेंस के अंदर और यहाँ पर फिलअप दिया जाए तो आप आंख बंद करके वहाँ क्या लगा देना? दो लगा देना। तो देखिए दो और येट एक साथ यूज किए जाते हैं ज़्यादातर वाक्यों में। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मैं जो ये एग्जाम्पल है इसको समझा देती हूँ। दो ही केम ऑन टाइम, यद्यपि वह समय पर आया। येट, येट क्या होता है? फिर भी ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, फिर भी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। कि यद्यपि वो समय पर आया फिर भी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? इफ़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर दो मिलेगा या फिर ऑल दो मिल सकता है। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है? इफ़। कई बच्चे क्या करते हैं? इफ़ कि यदि को ले लेते हैं यहाँ पर, तो वो रोंग होता है, क्योंकि अगर येट यहाँ पर दिया है तो यदि यानी कि इफ़ का यूज कभी नहीं होगा। तो उसमें हम यूज करेंगे दो का, क्योंकि दो और येट हमेशा एक साथ यूज होते हैं। अब देखिए उसके बाद है सिक्स्थ हमारे पास इवन दो। इवन दो का मीनिंग क्या होता है? टू शो अ स्ट्रोंगर कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड द एक्चुअल रिजल्ट। अब देखिए ये एक स्ट्रोंग कंट्रास्ट दिखाता है। कंट्रास्ट क्या होता है? तुलना, एक बहुत दृढ़ तुलना, ऐसी तुलना दिखाता है किसके बीच में? एक तो एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि हम उम्मीद लगाते हैं जो। दूसरा होता है एक्चुअल रिजल्ट, पर उसका जो वास्तविक परिणाम है। एक्चुअल मीन वास्तविक, सच्चा, जो सच में उसका परिणाम निकलता है वो क्या होता है। तो इन दोनों के बीच, उम्मीद और परिणाम के बीच क्या है? एक तुलना दिखाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? फिलअप। ही फेल्ड थ्राइस इन 6th क्लास, कि वो 3 बार फेल हो गया था 6th क्लास में। ही स्टिल मैनेज टू बिकम मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी, फिर भी क्या हुआ? उसने मैनेज कर लिया। क्या करना? मैनेजर बनना, मैनेज कर लिया, यानी कि वो अपने दिमाग से या फिर कैसे भी करके वो क्या बन गया? मैनेज बन गया है एक रेप्यूटेड कंपनी में। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है,
फेमस कंपनी है जिसमें वो क्या बन गया है, मैनेजर। तो देखिए यहाँ एक कंट्रास्ट दिखाया है, तुलना दिखाई है कि कहाँ तो वो क्या हुआ करता था, 6th क्लास में 3 बार फेल था, और कहाँ परिणाम क्या निकला है, बिल्कुल ओपोजिट निकला है। यानी कि इन दोनों में स्ट्रोंगर कंट्रास्ट होता है, तुलना दी जाती है। एक ऐसी तुलना दी जाती है कि कहाँ तो व्यक्ति क्या था, बहुत ज़्यादा नालायक था, और उसका कंपैरिजन किससे कर दिया कि अब वो क्या बन गया, मैनेजर बन गया। तो ऐसी तुलना है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर तुलना की जाती है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ के लायक नहीं था उसे वो चीज़ मिल गई। तो वहाँ पर हमेशा हम किसका यूज करेंगे, इवन दो का। तो देखिए 7th है ऑल्दो। ऑल्दो का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ के बावजूद, किसी चीज़ के बावजूद, कि बेशक से इस व्यक्ति के पास इतना धन है, बेशक से वो अमीर है, बेशक से उसे खाना बनाना आता है, फिर भी वो बनाता नहीं है। यानी कि जब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि होना ना होना हमारे पास कोई मैटर नहीं करता, तब हम क्या करते हैं, ऑल्दो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो ही इज रिच, कि बेशक से वह अमीर है, कितना भी अमीर है, ही डजेंट हेल्प एनीवन, फिर भी वो किसी की सहायता नहीं करता। तो ऑल्दो में किसका यूज होगा, जब दो चीज़ों के बीच क्या दिखाया गया है, कंट्रास्ट, तुलना दिखाई गई है, पर ऐसी तुलना है कि वो एक के साथ दूसरी लिंक करती है। यानी कि रिच है पर वो किसी की हेल्प नहीं करता, तो इसका इसके साथ तुलना दिखाई गई है। ऐसी तुलना जो आपस में मैच करती है, कि अमीर है फिर भी सहायता नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर ऑल्दो, तो ऐसे में हम ऑल्दो का यूज करेंगे जब दो चीज़ों में क्या दिखाया जाए, कंट्रास्ट दिखाया जाए, तुलना दिखाई जाए। पर स्ट्रोंगर कंट्रास्ट है तो वो क्या होगा, इवन दो होगा, जैसे हमने अभी किया था, जिनका कोई मैच ही नहीं होता। पर इनमें मैच होता है कि रिच है तो वो हेल्प नहीं करता है, बल्कि उसे करनी चाहिए थी। अब 8th है हमारे पास बिकॉज। बिकॉज होता है क्योंकि, तो ये रीजन को शो करता है। तो बिकॉज क्या बताता है हमें, रीजन के बारे में, कारण दिया होता है हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में। अब देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया येस्टरडे, कल। ही डिडेंट कम टू स्कूल येस्टरडे, कल वह स्कूल नहीं आया बिकॉज ही वॉज इल। अब स्कूल नहीं आया तो यहाँ पर वाई, यानी कि क्यों, क्यों नहीं आया, क्यों क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि वह इल था, तो इसलिए हमने किसका यूज किया, बिकॉज का। अब देखिए 9th है हमारे पास लेस्ट। अब लेस्ट वाला हमारे एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ईजी है। अब देखिए, जहाँ भी आपको क्या दिखाई दे, शुड दिखाई दे और वार्निंग दी जाए। वार्निंग क्या होता है, चेतावनी। जब हम किसी को किसी बात के लिए चेतावनी देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं वार्निंग देने के लिए, और उसके साथ हमेशा लेस्ट का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम्स में आता भी है ये। अब देखिए, वर्क हार्ड, यहाँ पर आपको फिलअप दिया होगा, यू शुड फेल, कि कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत करो। उसके बाद फिलअप है, और फिर यहाँ पर क्या दिया है, शुड, मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी कि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर इस चीज़ की चेतावनी दी है कि मेहनत नहीं की तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो ऐसे में हमें फिलअप दिया होगा जो शुड के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें क्या यूज करना है, जब वार्निंग दी जाएगी और वहाँ पर शुड यूज किया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ लिखा होगा, फिर कोमा लगाया होगा, फिर फिलअप होगा, और उसके बाद शुड दिया होगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, हमें कोई फ्रेज दिया गया है और फिर क्या लगाया गया, कोमा, फिर फिलअप होगा, कोमा के बाद जस्ट बाद फिलअप मिलेगा और फिर शुड मिलेगा। अब ये 10th रूल है हमारा, अदरवाइज एंड और। तो इन दोनों का यूज कब होता है, जहाँ पर विल होगा और वार्निंग दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ तो वार्निंग में क्या था, हमारे पास शुड दिया गया था सेंटेंस में, तब हमने फिलअप में लेस्ट लगाया। अब यहाँ पर वार्निंग दी जाएगी, पर यहाँ पर क्या होगा, विल लगाया जाएगा। तो विल के साथ हमें किसका यूज करना है, होता है अदरवाइज और का यूज। तो ये दोनों हमें यूज करने होते हैं, इन दोनों में से एक आपको
ब्रैकेट में डाल के दिया जाएगा कि चाहे तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर लेस्ट यूज करोगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वार्निंग देखते ही, वॉक स्लोली वर्क हार्ड देखते ही क्या लगा देते हैं, लेस्ट। पर लेस्ट कहाँ लगेगा, शुड के साथ, और जहाँ विल लगा होगा वहाँ पर अदरवाइज लगेगा या फिर और लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए अब है 11th रूल हमारे पास, सो एज एंड एज, इनका यूज। अब देखिए जहाँ पर आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, सो लगा होगा, तो आपको यहाँ पर फिलअप में क्या लगाना होगा, एज लगाना होगा। और अगर आपको यहाँ पर एज दिया गया है तो आप फिलअप यहाँ पर दिया है तो आप क्या लगाओगे, एज लगाओगे। अब देखिए एज के साथ सो का भी कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या यूज करना है। तो देखिए हम सो एज और एज का यूज करते हैं कंपैरिजन में, तुलना करने के लिए, दो व्यक्तियों के बीच यानी दो इंसानों के बीच तुलना करते हैं, वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं। तो ऐसे में हमें किसका यूज करना होता है, ऐसे में हम यूज करते हैं सो एज का या फिर एज का तुलना के लिए। तो देखिए जब हम नेगेटिव तरीके से करेंगे, यानी कि ऐसा सेंटेंस होगा जब हम किसी की बुराई करेंगे और बुराई करके क्या करेंगे, दो चीज़ों में तुलना करेंगे, बुराई से दो चीज़ों में तुलना करेंगे, तो हम यूज करेंगे सो का और एज का। और जब हम अच्छाई की या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे एज और एज का। अब देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए आप, शी इज़ नॉट सो गुड, यहाँ पर आपको फिलअप मिलेगा, फिर आएगा हर सिस्टर। अब देखिए एक तो शी है और दूसरी कौन है, उसकी सिस्टर है, तो यहाँ पर आपको कोई वर्ड मिलेगा देखने को, और यहाँ दोनों साइड क्या है आपके पास, या तो यहाँ पर एज मिलेगा या फिर सो मिलेगा। तो देखिए जहाँ पर सो लगा हुआ है ऑलरेडी और बीच में एक वर्ड है और यहाँ फिलअप है, तो सो के साथ हमेशा आप क्या लगा के आएंगे, एज। तो सो के साथ क्या लगेगा आपको याद रखना है, सो यहाँ दिया होगा, जिस भी सेंटेंस में आपको सो मिले वहाँ पर आप क्या लगा देना, इस वर्ड को छोड़कर यहाँ फिलअप होगा तो यहाँ पर एज लगा देना। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हिज सिस्टर, कि वो इतनी ब्यूटीफुल है जैसे उसकी बहन है, यानी दोनों बहनें ही क्या है, ब्यूटीफुल है। दोनों बहनों की तुलना की गई है कि वह इतनी खूबसूरत है जैसे कि उसकी बहन, तो दोनों में तुलना की गई है, पर ये कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि बुराई नहीं की गई है किसी की भी, दोनों की अच्छाई गाई गई है। यहाँ पर क्या था, शी इज़ नॉट सो गुड, कि वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि उसकी बहन, यहाँ पर बुराई गाई गई है कि वो अच्छी नहीं है बल्कि उसकी बहन अच्छी है, इसलिए यहाँ पर बुराई की बात थी तो हमने सो के साथ एज लगाया, पर अच्छाई की बात है तो यहाँ पर एज दिया है और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही दिया जाए, उसके यहाँ पर भी दिया जा सकता है, यानी कि उससे पहले भी दिया जा सकता है। ऐसे ही सो है जो पहले भी फिलअप दिया जा सकता है और ब्रैकेट में सो आपको दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए 12th है हमारे पास इफ़ का यूज कहाँ होगा, टू शो कंडीशन, जहाँ पर कंडीशन दिखाई जाएगी, किसी चीज़ की कंडीशन है। देखिए यहाँ पर फिलअप मिलेगा, फिर आएगा ही कम्स ऑन टाइम। आपको देखिए यहाँ पर बिल्कुल ईजिली बता देती हूँ, इजी वे में, कि कैसे आपको ये करना है। आपको देखिए यहाँ क्या मिलेगा, B1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आपको मिले और यहाँ पर क्या मिले, विल मिले, विल, यहाँ पर क्या होगी, B1, यानी कि प्रेजेंट टेंस होगा और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर, और स्टार्टिंग में आपको मिलेगा फिलअप, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। पर आपको याद रखना है अगर विल यहाँ आ जाए तो कभी भी इफ़ यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जब इफ़ आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इफ़ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का और उसका कॉमे के बाद आएगा जो, उसके साथ हमें फ्यूचर टेंस का यूज करना होता है। तो देखिए इसको समझाती हूँ मैं, इफ़ ही कम्स ऑन टाइम, कि यदि वह समय पर आएगा, ही विल विन द रेस, तो वह रेस को जीत जाएगा। तो यहाँ कंडीशन दी है, दो चीज़ों में बताया गया है कि अगर वो टाइम से आया तभी वो क्या करेगा, रेस को जीत पाएगा, यानी कि टाइम से आया तो जीतेगा। तो एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब क्या किया गया है, कंडीशन लगा दी गई
कि अगर वो टाइम से नहीं आए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वो बीन नहीं करेगा बल्कि फेल हो जाएगा। अगर टाइम पर आता है तो वो रेस को विन कर लेगा, जीत जाएगा। तो ऐसे दो सेंटेंसेस एक दूसरे पर क्या है, ये डिपेंड है। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यहाँ फ्यूचर यानी कि विल दिया होगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा इफ लगेगा। देखिए 13th है वेदर। वेदर का यूज होता है अनसर्टेनिटी के लिए, जब हम किसी बात को लेकर निश्चित नहीं होते कि ये ठीक है या गलत है। ठीक या गलत में हम उलझे रहते हैं, तब उलझन की स्थिति में हम यूज करते हैं वेदर का। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर सी इज़ कम्फर्टेबल इन दिस ड्रेस, कि वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल है या नहीं है, तो हम यूज करते हैं वेदर का। आगे देखिए इसके बाद, तो ये हमारा लास्ट है 14th एंड 15th। तो जब भी आपके सेंटेंस में वन दिया जाए तो उसके बाद आपको हमेशा यूज करना होता है कोमा लगाकर। यहाँ फिलअप दिया होगा, यहाँ वन लगा होगा, तो वन जब स्टार्टिंग में होगा और एक सेंटेंस पूरा होने के बाद कोमा लगा होगा, तो यहाँ फिलअप दिया होगा, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हमेशा अनदर का, इसका यूज होगा अनदर का। उसके बाद है देखिए इवन इफ का यूज कहाँ होता है, इफ समथिंग इज द केस और नॉट द रिजल्ट इज द सेम, कि चाहे बात हो कोई भी या ना हो, रिजल्ट उसका एक ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि अगर तुम स्टेशन पर जल्दी भी पहुंच जाते हो तो भी तुम्हें ट्रेन नहीं मिलेगी, यानी कि चाहे स्टेशन पर जल्दी भी पहुंच गए तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब हम बात करते हैं नो मैटर की, कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, चाहे कुछ भी कर लो, तो बेशक से कुछ भी होता रहे पर रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, आई वुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गेम, कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको मिलेगा फिलअप। यू फोर्स्ड मी टू डेथ, तो चाहे आप मुझे क्या करें, फोर्स करें मरने के लिए, तो भी मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। यानी कि कोई फ़ायदा ही नहीं है उस व्यक्ति को कहने का, क्योंकि चाहे वो मर भी जाए तो भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब हमें किसी सेंटेंस में ये दिखाई दे कि काम कुछ भी हो रहा हो पर उसका कोई असर नहीं होने वाला, तब हम यूज करते हैं इवन इफ़ का, कि चाहे कुछ भी हो। इवन इफ़ का मीनिंग ही क्या होता है, यदि कुछ भी हो जाए, यदि कुछ भी हो, इफ़ होता है यदि कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँगा, मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा।